तो आप क्या है हमारे पास, ये प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है, ये चीज़ है K2Cr2O7, किस में कन्वर्ट होता है, इन H2SO4, ये कन्वर्ट कर देता है फॉर्मल्डिहाइड में। और साथ में आपके पास क्या है, वाटर भी बनता है जो यूजुअल है। किस तरह, इस तरह हमारे पास क्या है जी, हमारे पास ये है, ऊपर भी H है, नीचे भी H है, और यहाँ पर क्या है, CH3 है। अगर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, K2Cr2O7 डाल दिया इन H2SO4, सही, तो ये इस मिक्सचर से क्या बनता है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन बन जाता है। जब ये एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ पर आता है अटैक करने के लिए, तो ये हाइड्रोजन भी ले लेता है और यहाँ से ये हाइड्रोजन भी ये ले लेता है, ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाता है। तो आपके पास क्या बनता है, C+O, ये तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड में प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, ये फॉर्मल्डिहाइड ज़रूरी नहीं है, किसी भी अल्डिहाइड में, ओके, किस में कन्वर्ट कर देता है, ये फॉर्म ज़रूरी नहीं है, बस किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड प्लस H2, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इस तरफ क्या है, CH3, और यहाँ हमारे पास क्या है, H, ये फॉर्म एसिटल्डिहाइड बन गया और साथ में H2, क्योंकि आपके बुक में यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिखा हुआ है और प्राइमरी अल्कोहल उसने, तो ये आपके बुक में गलती है, तो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं था, तो अभी आप देख लें, ये देखिए एसिटल्डिहाइड बन चुका है। डिपेंड करता है कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, तो उसी के मुताबिक आपके पास अल्डिहाइड, अगर ये यहाँ पर आपने क्या इस्तेमाल किए हैं, मतलब 2 कार्बन इस्तेमाल किए इथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल से एसिटल्डिहाइड, अगर यहाँ मिथाइल अल्कोहल इस्तेमाल किया है तो फिर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ये डिपेंड करता है, सही। हाँ, ये काम आप कर सकते हैं कि जो अल्डिहाइड बनता है अगर आप उसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए थोड़ा सा, अगर आपके पास कोई भी अल्डिहाइड है, सही, कोई भी एल्डिहाइड, ये हम वहाँ पर भी पढ़ चुके हैं, और इसके साथ सेम कंडीशन पे हमारे पास कोई भी चीज़ अगर आप नई ऐड करते, तो इवन इसी कंडीशंस पे हमारे पास यहाँ से क्या पैदा होगा, यहाँ पैदा होगा एटॉमिक ऑक्सीजन, और ये अटैक करता है इस बाण के ऊपर, और इसमें जाकर क्या हो जाता है, सादा सा चुपके से ऐड हो जाता है, देखिए OH, और आपके पास क्या है, आपके पास एसिटिक एसिड बन चुका है, मतलब कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आप बना सकते हैं, सही, डिपेंडिंग ऑन द अल्डिहाइड। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। इनके अलावा हमारे पास कुछ और भी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको लेक्चर को, खैर थोड़ा सा हम इसको पढ़ सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सही। टाइट्रेशन में हम किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है। तो हमारे पास टाइट्रेशन में इसी डाइक्रोमेट को हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब आयरन वगैरह के साथ, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इज अ स्टैंडर्ड, ओके, प्राइमरी स्टैंडर्ड इसको कहते हैं ना, वो इस्तेमाल होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन टाइट्रेशंस। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है जी, पोटेशियम डाइक्रोमेट एज एन oxidizing agent in titrations।
इन टाइट्रेशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सही ना। तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है, मतलब जिसमें कोई ट्रांजिशन मेटल है, सपोज आयरन है आपके पास, सही, और आयरन की कंसंट्रेशन आपके पास नहीं पता कि ये हमारे पास क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में बात आई? क्या हम कर सकते हैं, ये देखिए आपके पास टाइट्रेशन तो आपको पता ही होगा, एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास ब्यूरेट होता है, इस पर चीज़ लगा होता है, एक हमारे पास ये होता है ब्यूरेट, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, कॉनिकल फ्लास्क। सही, तो ये देखिए ये स्टैंड के साथ जुड़ा होता है, जो भी तरीका है ना वो। यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप कहानी कुछ ये है कि आप को कंसंट्रेशन पता, इसमें दो सोल्यूशन इस्तेमाल होते हैं, एक नॉन कंसंट्रेशन का, एक अननोन कंसंट्रेशन। टाइट्रेशन के अंदर आपके पास टू सोल्यूशन इस्तेमाल होते हैं, ये आपको पहले से पता है। एक की कंसंट्रेशन नॉन होती है, सही, एक हमारे पास क्या होता है, एक की कंसंट्रेशन आपके पास नॉन होती है, वो क्या होते हैं, नॉन होती है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और दूसरे की कंसंट्रेशन आपके पास क्या होते हैं, ये देखिए मैंने कंसेंट लिख दिया, सही, ये वो होता है अननोन। जो आपने मालूम करना है, इसके नॉन कंसंट्रेशन से आपके अननोन कंसंट्रेशन को मालूम करना होता है। तो हम सपोज हमारे पास क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम उसकी जो है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन ले लेते हैं, मतलब इसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, क्या होती है जी, इसकी कंसंट्रेशन हमें पता होती है, तो इसको हम स्टैंडर्ड कहते हैं, एक नॉन कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन नोन होती है। अब हमारे पास कोई ट्रांजिशन मेटल का कोई हमारे पास क्या है, या कोई और सोल्यूशन है जिसमें हमने पता लगाना है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो सपोज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये ले लेते हैं K2Cr2O7 का सोल्यूशन यहाँ ले लेते हैं, और ये क्या होगा आपके पास, ये हमारे पास होता है ऑरेंज, सपोज हमारे पास ऑरेंज सोल्यूशन है। और यहाँ पर हमने जिसको पता करना है, सपोज हमने कौन सा सोल्यूशन लिया है, हमने कोई भी आयरन का सोल्यूशन सपोज लिया है, किसी भी Fe, सही ना, Fe+2 सोल्यूशन, ये Fe+2 का कोई भी सोल्यूशन आपके पास आपने लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पर आपके पास जब आप इसमें ऐड करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते हैं, तो आखिरकार वक्त आएगा कि आपके पास जो ऑरेंज सोल्यूशन है, जो आपके पास क्या है, ऑरेंज सोल्यूशन है, ये ऑरेंज सोल्यूशन किस में कन्वर्ट होगा, ये एकदम से कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन सोल्यूशन में। किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, ग्रीन सोल्यूशन में। देखिए ऑरेंज से ग्रीन हो गया, ये क्यों होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। जब आप यहाँ से देखें, यहाँ तो इसका अपना कलर क्या है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑरेंज, लेकिन जब आप ये ऐड करते रहते हैं तो आपके पास ये Fe+2 किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, Fe+3 में कन्वर्ट होता है। किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, Fe+3 में। और जब हमारे पास इनफ अमाउंट Fe+3 हमारे पास आ जाता है, तो Fe+3 का हम पहले पढ़ चुका है, उसका क्या होता है, ग्रीन सोल्यूशन होता है, सही। तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगा, क्लियर है। ये रिएक्शन थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्या रिएक्शन इसमें इस्तेमाल होते हैं, सही। सपोज आपने क्या कर दिया है, आपके पास ये चीज़ मौजूद है, Cr2O7 मौजूद है, जिस तरह आपके पास इक्विलिब्रियम मौजूद होता है ना, उस तरह 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास आ जाते हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, +6 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है, सही। 2 है चूँकि, तो 2,
और देखें आपके पास 7:2 बन जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है ये 6 इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से हैं, ये तो सही करता है, ये तो सही है। +6 फॉर्म से +3 में ये कन्वर्ट हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन लेकर, जिस तरह हमने जिंक और एसिड में पढ़ा था 6 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से, ये देखें हमारे पास जो आयरन है ये +2 है, और ये क्या किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है इस आयरन की जगह कोई और भी हो सकता है, ये Fe+3 में कन्वर्ट होता है। और कितना ये इलेक्ट्रॉन देता है 1। लेकिन चूँकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमने इसको 6 इस्तेमाल करना है, ये 6 होंगे तो ये भी 6। और देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पर आयन इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो 6 आयन 6 इलेक्ट्रॉन दे दें यहाँ पर चले जाते हैं, और ये क्रोमियम+3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमियम+3 स्टेट में इसका क्या कलर है, ग्रीन कलर है, तो आपके पास ग्रीन कलर आ जाता है इसका। समझ बात आई? देखिए आपके पास क्या था, पहले ऑरेंज था क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें थी, ये +6 वाला। अब +6 वाला किस में, क्रोमियम+3 में कन्वर्ट हो चुका है, सही, और इसमें हमारे पास कलर एकदम से चेंज हो जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बातें नहीं हैं, सही, आम सादा सी बातें हैं। तो अब आप क्या करते हैं, आपने इसकी कौन सी मोलरिटी इस्तेमाल की है, सही ना। इसके 1 मोल के लिए आपको चाहिए होता है ये 6 मोल, आपको यहाँ से पता चल चुका है। देखिए आप ये 1 इस्तेमाल करते हैं तो ये 6 इस्तेमाल होता है, ये 6 मोल आप इस्तेमाल करते हैं, सही। तो फिर आप खुद देख लेते हैं, सही, कि आपके पास रेशो तो बन के 1 के लिए 6। अगर आपके पास क्रोमियम ग्रीन कलर लाने के लिए अगर ये 4 मोल इस्तेमाल हुआ है, सपोज़ इसके अगर 4 मोल इस्तेमाल हुए हैं, तो 4 मोल का मतलब है कि ये जो कंसंट्रेशन यहाँ पर मौजूद है ये इसकी क्या है जी, ये है 24। मतलब 1 के लिए 6, 2 के लिए 6, तो ये 24 यहाँ पर मौजूद है। रेशो तो आपको पास आ चुका है ना, 1 के लिए 6 तो 4 के लिए 24, या 5 के लिए हमारे पास क्या है 30, या अगर ये 2 मोल है तो ये 12। तो आपके पास क्या है, इस की कंसंट्रेशन से आपको इसकी कंसंट्रेशन पता चल सकती है। तो ये देखिए हम टाइट्रेशन में इस्तेमाल करते हैं, सही, ये आम सी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें कहानियाँ नहीं है। बस आपके पास रेशो आ गया है 1:6, 1:6 आपके पास आ चुका है, सही। अगर आप कहते हैं कि हमें कंप्लीट रिएक्शन थोड़ा सा लिख के दे दें, तो मैं आपके पास ये पहले आयोनिक रिएक्शन लिखता हूँ कि क्या होता है, फिर आपके पास मॉलिक्यूलर रिएक्शन लिखता हूँ। हमारे पास कहानी ये है कि Cr2O7 ये दे -2 जिस पर चार्ज होता है, ये 6 Fe के साथ हमने वहाँ इलेक्ट्रॉन लिखे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन कौन सी चीज़ है, ये असल में ये चीज़ है। और 14 हमारे पास है हाइड्रोजन आयन, जो आपने मतलब एसिड वगैरह इस्तेमाल किया है। तो 6 Fe आपके पास +3 बनते हैं, सही, और 2 आपके पास क्रोमियम +3 बनते हैं, और 7 आपके पास H2 बनते हैं। देखिए मैंने इन दोनों रिएक्शन को प्लस कर दिया, दोनों को मैंने प्लस करके ये हासिल कर लिया। अगर आप कहते हैं कि मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या है, तो मैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी आपके सामने लिख देता हूँ। क्या है जी, पूरा का पूरा K2 आ रहा है, K2Cr2O7 ये मिलता है किसी भी आयरन के साल्ट के साथ। तो सपोज हमारे पास क्या है Fe-SO4, तो 6 Fe-SO4, और फिर एसिड को भी मेंशन करना है। तो एसिड 14 हाइड्रोजन अगर करने हैं तो 14 HCl या 7 H2SO4 आपने मेंशन करना है, क्योंकि देखिए H2SO4 के अंदर पर मॉलिक्यूल कितने पैदा हो रहे हैं, 2। तो हमें 14 के लिए 7 H2SO4 या 14 HCl अगर आप करना चाहते तो भी कर सकते हैं आप लोग। तो क्या बनता है, K2SO4 बनता है, सही। फिर हमारे पास Cr2SO4 बनता है, साथ में क्या बनता है Fe2SO4 बनता है, Fe2SO4 बनता है, और साथ में 7H2O पैदा होता है।
देखिए आयरन +3 स्टेट में है ना, तो देखिए ये Fe इस साल्ट के अंदर आयरन +3 स्टेट में, या क्रोमियम +3 स्टेट में, तो क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम +3 स्टेट में है। तो आप यहाँ पर स्टेट लिखते हैं, मतलब जो आयनिक स्टेट, यहाँ पर उसका साल्ट पूरा का पूरा लिख लेते हैं। सही, तो जो भी आप यहाँ साल्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका कोई +3 साल्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, तो ये हमारे पास आज की थोड़ी बहुत बातें थी। थैंक यू सो मच।